Now we shall discuss about टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन या मूल्यांकन के प्रकार। तो पहला है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है क्या समेटिव इवेल्युएशन। लिखिए समेटिव इवेल्युएशन SUMMATIVE समेटिव इवेल्युएशन। तो इसका मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन। एक और होगा डायग्नोस्टिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो जैसे उसमें देखते हैं CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपके दो ही होंगे वहां पर, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। इन इंग्लिश दिस इज एज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन। फर्स्ट वी गो फॉर द संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। निर्माणाधीन कार्यों के मध्य जब किसी का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किया जाता है उसे कहते हैं शिक्षा। से इसको देखा जाए तो जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट लिया जाता है, उसे ही संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये चलता रहता है। जैसे क्लास में टीचर है और बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे कैसे लिख रहे हैं, कैसे वो पेन पकड़ रहे हैं, कैसे उनकी हैंडराइटिंग है, क्या उन्हें करना है, ये सब जो है एसेस करता रहता है, ये सब इवेल्युएट करता रहता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन वो लाता रहता है। तो ये कंटिन्यूअस है, इसलिए ये आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। दूसरा है आपका योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो योगात्मक दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। तो इसके अंतर्गत है आपका, इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि योग अर्थात अंत में जब छात्रों के वार्षिक परीक्षा ली जाती है उसे ही योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव कहा जाता है, समेटिव इवेल्युएशन कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, समेटिव इवेल्युएशन। तो दो तरह का इवेल्युएशन हो गया, फर्स्ट वन इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सेकंड वन इज द समेटिव इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आपका क्या है कि ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। क्लास में किस तरह से बच्चे बैठ रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें टीचर उनके व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन करता रहता है, ये सब फॉर्मेटिव में आएगा। लेकिन जब आप यूनिट टेस्ट लेते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं या एनुअल एग्जाम लेते हैं, तो इसको जो है इसका सम टोटल कर लेते हैं, किस तरह से कितने कितने मार्क्स आ रहे, क्या आ रहे हैं। तो ये आपका योगात्मक या समेटिव इवेल्युएशन होगा। नाउ वी गो फॉर इवेल्युएशन प्रक्रिया के सोपान, दैट इज स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में सबसे पहला है आपका उद्देश्य का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। किसी भी कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फॉर द सेम इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव formulation of objectives in teaching also, either it is a topic, lesson plan, unit plan or the whole book. दूसरा है आपका सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। अब उद्देश्य के निर्धारण में दो आपके उद्देश्य होते हैं, वन इज द जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल उद्देश्यों का निर्धारण, सामान्य उद्देश्य उसके क्या क्या होंगे। दूसरा और तीसरा होगा उसका विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। विशिष्ट मीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पहले मैंने बोला जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कुछ विशेष जो है आपके उद्देश्य होते हैं, उनका फॉर्मुलेशन करना, उनका निर्धारण करना और उनको डेफिनेशन देना, उसका परिभाषीकरण करना। अगला है आपका अधिगम क्रियाओं का आयोजन, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या क्या होंगी लर्निंग एक्टिविटी में, बुक है, कॉपी है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, लेक्चर मेथड है, ये सब जो है अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण बिंदुओं का चयन करना। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है क्या, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना कि टीचिंग पॉइंट्स कौन कौन है, उनका सिलेक्शन करना। नेक्स्ट 6 पॉइंट उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजित करना। उसके बाद जो एक्टिविटीज है उनको जो है क्या करना, उनको आयोजित करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को जानना। ठीक है, अगला है आपका प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन। नेक्स्ट परिणामों को पृष्ठ पोषण के रूप में प्रयुक्त करना, दैट इज फीडबैक, जो हमें रिजल्ट मिले हैं उनसे फीडबैक लेना। अगला है आपका 10 पॉइंट अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जांच हेतु उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन करना। नेक्स्ट मापक उपकरणों का प्रशासन तथा आंकन करना। दैट इज
एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसका इवेल्युएशन, ठीक है। अंकन करना मीन मार्क्स देना, किसके लिए? जो हमने उपकरण यूज किए, जो हमने टूल यूज किया है, टेस्ट है, एग्जाम है, ठीक है, क्या उसका हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्राप्त अंकों का विश्लेषण और व्याख्या, कैसे कैसे मार्क्स आए उनका जो है एनालिसिस करना और उनको इंटरप्रेट करना। और लास्ट पॉइंट है प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिजल्ट्स, कि हमारे परिणाम क्या आए। तो इस तरह से यदि देखें तो ये इनके क्या है, स्टेप्स हैं, किसके? इवेल्युएशन प्रोसेस के स्टेप्स, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। अगला है मूल्यांकन की प्रविधियां, जो आपने टाइप देखा था, दो देखे थे, समेटिव, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव। अब उनके लिए हम कौन कौन सी जो है टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत फर्स्ट आता है आपका एग्जामिनेशन। क्या आता है? एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम देते हैं क्लास में। ये एग्जाम कितने तरह का हो सकता है? लिखित, लिखित मीन रिटन, मौखिक, मौखिक मीन ओरल, निबंधात्मक, निबंधात्मक दैट इज निबंधात्मक, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हो गया, वस्तुनिष्ठ, दैट इज ऑब्जेक्टिव, प्रयोगात्मक। या फिर प्रैक्टिकल। तो परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन हो गए? फर्स्ट रिटन, ओरल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। लिखित, लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक। दूसरा है आपका अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत आपका मापनी, मेजरमेंट, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को चेकलिस्ट कहते हैं, संचयी अभिलेख, संचयी अभिलेख, संचयी ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इस अगला वाला है, ये आपका जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से कहते हो। क्यूमुलेटिव के बाद एनेक्डोटल आलेख। उसके बाद स्वसूचना, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन की जो है, जो हम तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं? प्रश्नावली, प्रश्नावली मीन खाली- क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। एक तो ऐसे होते हैं जिसमें केवल आंसर दिया, भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद इस उसको हम पूरा खुला कर रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली का विस्तार कहां से कहां तक है और इसके अंतर्गत कितनी सीमाएं आती हैं। अगला है आपका अभिवृत्ति मापनी, ठीक है, एप्टीट्यूड। उसके बाद आपका सोशियोमेट्री, समाज मितित तालिका। अगला है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। फोर्थ है आपका इंटरव्यू। एक बार दोबारा जा रहा हूं, फर्स्ट है आपका परीक्षा, एग्जामिनेशन। दूसरा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तीसरा है स्वसूचना, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप खुद बनाते कोई चीज। उसके बाद आपका साक्षात्कार, दैट इज इंटरव्यू। नैदानिक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, शोध साक्षात्कार, ठीक है, रिसर्च इंटरव्यू। निदानात्मक ये साक्षात्कार, दोनों एक ही है, नैदानिक या निदानात्मक साक्षात्कार, ये दोनों एक जैसे ही हैं। डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक दो होते हैं। अगला है आपका केंद्रित साक्षात्कार, जिसे हम जो है सेंटर्ड इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेपण। प्रक्षेपण के अंतर्गत लक्ष्य प्रतीक्षाकरण, चित्र व्याख्या और वाक्य पूर्ति, ठीक है। किसी को हम सामने रखते हैं तो उसके बाद उसका जो है प्रक्षेपण जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड्स जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समाज मिति या सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री में आपके दो आते हैं, वन इज द सोशियोग्राम, अनदर इज द सोशियोमेट्री, ठीक है। समाज में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से क्या है, उनका क्या है, कैसे काम करते हैं, दीज ऑल कम्स इन सोशियोमेट्री। अगला एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, लास्ट है ये हमारे लिए अभी जो है, कि मूल्यांकन के शिक्षित उद्देश्य। अभी तो हमने उद्देश्य पढ़े थे मूल्यांकन के। नाउ वी आर गोइंग टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसके लिए तीन चीजें याद रखना। पहला आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन और तीसरा आपका मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। साइकोमोटर डोमेन। Already you have learned about of Bloom's taxonomy. These objectives are formulated according to the Bloom's taxonomy, and there are the three domains in behavioral objectives. One, first is the cognitive, second is affective, third is the psychomotor. Cognitive संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, affective that is भावात्मक, psychomotor that is क्रियात्मक, ठीक है। तो ये तीन जो है उद्देश्य रहेंगे। तो इन तीन उद्देश्यों सबसे पहले आता है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, ब्लूम्स। आई थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत आपका जो है कितने 6 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन।
ओके। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये याद रख लेना कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर ही जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, या ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य है उनको निर्धारित किया जाता है। तो उसमें जो है सबसे पहला जो आपका उद्देश्य हो गया ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव, थर्ड इज द साइकोमोटर। इन कॉग्निटिव देयर आर द 6 steps. First is knowledge, second ज्ञान, is comprehensive, बोध, उसके बाद उपयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, एंड मूल्यांकन। इवैल्यूएशन। अब आती है बारी जो है भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन। क्योंकि नॉलेज तो केवल नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से, संज्ञानात्मक ज्ञान से, कि हमें कितना याद हुआ, कितना हमारे दिमाग में है, लेकिन उसके साथ हमारे जो है भावात्मक पक्ष भी तो होगा, अफेक्टिव डोमेन भी तो होगा। तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन के 5 स्तर होते हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहला आपका आग्रहण, यानी रिसीविंग, क्या हमने रिसीव किया। दूसरा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, जो आपने कहा या जो भी हमने देखा उसके प्रति हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगला है आपका आकलन, यानी कि वैल्यूइंग, उसके बाद देखेंगे किसका उसका आकलन करेंगे, कितना करेक्ट है, कितना सही है, कितना उचित है, कितना अनुचित है। तो ये सारी चीज। नेक्स्ट आपका संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, उनको सबको ऑर्गेनाइज करना। और लास्ट 5th पॉइंट आपका निरूपण करना, दैट यानी इज। कि कैरेक्टराइजेशन। तो 5 स्टेप्स, 5 स्तर जो है, दिस इज कंप्लीटली वी गो फॉर द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर पहला आपका जो है कॉग्निटिव डोमेन, इसके 6 स्टेप्स हो गए। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, इसके 5 स्टेप हो गए। इन 5 स्टेप में पहला आग्रहण, रिसीविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, आकलन, वैल्यूइंग, संयोजित करना ऑर्गेनाइजिंग और निरूपण करना। कैरेक्टराइजेशन। और थर्ड एंड लास्ट इज द मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन। मनोसंचालित, साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष, इसके भी 5 स्टेप है। पहला आपका प्रतिरूपता, इमिटेशन, you know that there's the difference between mimicry and imitation. A lot difference is there, बहुत ज्यादा। जब हम इमिटेशन, नकल करना, मिमिकरी, वो भी आपका ही नकल ही है, दोनों इंग्लिश अगर हिंदी में करें। तो मिमिकरी तो हम किसी की मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इमिटेशन हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे जब आप प्राइमरी क्लास से छोटी क्लास में जाते हैं ना, तब आप वहां पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो बच्चा उसको इमिटेट करता है। सिमिलरली जहां पर हमें जो है कहीं पर कंफ्यूजन होता है, किसमें, हम अपने प्रोनाउंसिएशन में, तो हम उसको बार बार कहते हैं, बार बार, तो इमिटेट करना। और कभी कभी हम क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं और क्लास में देखते हैं, जब बड़ी क्लास हो जाती है, कौन सी 8वीं 9वीं 10वीं, एक टीचर पढ़ा गया तो उसके बाद हम चौक लेते हैं, बोर्ड में अपना शुरू हो जाते हैं ठीक उसी तरह से। ठीक, तो ये आपका इमिटेशन। दूसरा है आपका हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, अगला है परिशुद्धता, प्रिसिशन, अगला है आपका स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, और अगला है प्रकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन। Then there are the 5 steps for psychomotor and 5 steps for affective domain and 6 steps for cognitive domain. तो इस तरह से हमने देखा। तो लेकिन एंडरसन और करटवूल के अनुसार जो उद्देश्य हैं, वो उसके 4 उद्देश्य या 4 आयाम है, 4 डोमेन है। पहला आपका तथ्यात्मक, फैक्ट से रिलेटेड। दूसरा है वैचारिक, रिलेटेड टू जो हमारे जो आइडियाज हैं। अगला है प्रक्रियात्मक, क्या उसकी प्रोसीजर होगी। अगला होगा आपका मेटा कॉग्निटिव ज्ञान, कॉग्निटिव से ऊपर मेटा कॉग्निटिव ज्ञान। गैगने और ब्रिक्स के अनुसार जो है निर्देशात्मक उद्देश्य हैं, बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीति, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र, शारीरिक क्षमता और मनोदृष्टि। तो इस तरह से शिक्षण के जो अन्य उद्देश्य देखते हैं, तो शिक्षण क्या होना चाहिए, शिक्षण छात्र केंद्रित हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, शिक्षण विशिष्ट हो, ये स्पेशल होना चाहिए, शिक्षण मापने योग्य हो, दैट मीन है इसको इवेल्युएट कर पाए, शिक्षण नमूनादार, नमूनादार हो, क्या हो, नमूनादार। ठीक है, किस तरह से, क्या नमूना है, किस तरह से जो है, ठीक है, उसका कोई शेप होना चाहिए। शिक्षण किसी विशेष विषय का वर्णन करता हो, शिक्षण द्वारा निर्णय लेने का कौशल हो, शिक्षण जिज्ञासु मन के विकसित करे, शिक्षण छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करे, शिक्षण छात्रों की सोच शक्ति विकसित करे, शिक्षण छात्रों की सोच स्तर में वृद्धि करे, छात्रों के व्यवहार में रूपांतर करे। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर में जो है हमने जो है, ये आपने बीएड फर्स्ट ईयर में किया होगा, स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति, दैट इज स्मृति
हर्बर्ट ने दी है बोध लेवल, जिम मॉरिसन ने दी है और हंट ने दी है। तो इन शिक्षण के जो स्तर हैं, इन स्तरों के आधार पर किस-किस में कहाँ पर किस तरह के उद्देश्यों का निर्धारित करते हैं। दीज ऑल आर डन बाय कीपिंग इन माइंड इवैल्यूएशन। तो इस तरह से हमने आज जो है आज का जो है हम यहीं पर इसको यहीं फिनिश कर रहे हैं।